किसी भी चैप्टर की एक समरी को आपके दिमाग में सेट करना। बिल्कुल भी इस सीरीज में हम लोग टाइम 1 मिनट का भी वेस्ट नहीं करेंगे। मेरा देखो टॉप करने का मतलब 100%। सबसे पहला चैप्टर आपका फोर्स है। पैरेलल पाथ में मूव कर रहा हो लाइक दिस, तो इस तरह के मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन कहा जाता है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो भी बेटा चेंज इन वेलोसिटी 0 होगा, यानी एक्सेलरेशन 0 होगा। और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो मेरे प्यारे बच्चों फोर्स भी 0 हो जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा हैवी मास या हैवी वेट की तरफ होता है। जिधर की तरफ ऑब्जेक्ट का वेट बढ़ेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा उसी की तरफ बेटा होगा। हे गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। दिस इज शैलेंद्र पांडे वेलकमिंग ऑल ऑफ यू टू योर वंडरफुल प्लेटफॉर्म आईसीएससी वाला। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। देखो, ये जो सीरीज है माइंड मैप, बेटा इस सीरीज का काम होता है किसी भी चैप्टर की एक समरी को आपके दिमाग में सेट करना, ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाए कि इस चैप्टर में भाई सबसे पहले ये पढ़ाया गया, फिर ये पढ़ाया गया, फिर ये पढ़ाया गया, फिर ये पढ़ाया गया। इस वाले टॉपिक में इतने फॉर्मूले हैं, इस वाले टॉपिक में इतने फॉर्मूले हैं, इस वाले टॉपिक में इतने फॉर्मूले हैं। यानी कि पूरे के पूरे चैप्टर का जो निचोड़ होता है, वो निचोड़ आप इस माइंड मैप सीरीज के जरिए पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, है ना। ये जो सीरीज है ये आपकी हेल्प करेगी किसी भी चैप्टर को बहुत ही क्विकली, बहुत ही कम समय में रिवाइज करने के लिए, है ना। तो ये सीरीज का पर्पस ये होता है कि आप चैप्टर को एक बार अपनी तरफ से अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद आप आकर के इस माइंड मैप के लेक्चर को देखो। यानी कि ये 20 से 25 मिनट में पूरे चैप्टर को आपके दिमाग में समराइज करने में आपकी हेल्प करेगा, है ना। और बिल्कुल भी इस सीरीज में हम लोग टाइम 1 मिनट का भी वेस्ट नहीं करेंगे। और आइए एक छोटी सी शायरी के साथ आज के इस सेशन का आगाज करते हैं। तो अर्ज किया है, जमाना भी राजी हो और तू भी, जमाना भी राजी हो और तू भी, कोई ऐसी हेरा फेरी हो जाए, मैं कमाल कर दूंगा पढ़ाने में, मैं कमाल कर दूंगा पढ़ाने में, अगर तू पूरी तरीके से मेरी बात मानने लग जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चैनल पर मैं जो भी आपको टिप्स दे रहा हूं, जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो मेरे प्यारे बच्चों उसको एज इट इज वैसे ही फॉलो करिएगा। मैं खुद भी हाई स्कूल में भी टॉपर था, इंटरमीडिएट में भी टॉपर था, ठीक है। इतने काफी टाइम से पढ़ा रहा हूं, हजारों ऐसे बच्चों को पढ़ा चुका हूं जिन्होंने ऑल इंडिया लेवल पर टॉप किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, जो बताएं उसको एज इट इज वैसे ही आप सभी लोग फॉलो करना। आपको जरूर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉप करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और पर्पस मेरा देखो टॉप करने का मतलब 100%, क्योंकि आपके आईसीएससी बोर्ड में बच्चे 100% मार्क्स लाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है फोर्स, है ना। पूरे फिजिक्स को बेटा मैंने 12 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, राइट, जैसा कि आपकी सेलिना वाली बुक में है। 12 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला चैप्टर आपका फोर्स है। फोर्स में भी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि भाई इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क किसको कहते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज क्या है, और आखिरी में पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। ठीक है, जो कुछ भी यहां पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं, ये सारे के सारे नोट्स आपको एज इट इज पीडब्ल्यू ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। तो वहां से अपने नोट्स को डाउनलोड कर लेना और अपनी कॉपी पर भी आप नोट कर सकते हो या प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। सर फोर्स क्या होता है बेटा? किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो भी हम लोग पुश करते हैं या पुल करते हैं, यानी इस ऑब्जेक्ट पर जो भी हम लोगों ने धक्का दिया उसको पुश कहा जाता है, या इसी ऑब्जेक्ट को जो हमने इधर की तरफ से खींचा जिसको हम लोग पुल कहते हैं। सो एनी टाइप ऑफ पुश और पुल अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज फोर्स। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट में कई तरह के चेंजेस ला सकता है। फोर्स लगा करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा सकते हो। मान लो ये इधर से धीरे धीरे जा रहा था, हमने इसको धक्का दे दिया, ये तेजी से जाने लगेगा इस डायरेक्शन में। कोई इधर की तरफ से चलते हुए आ रहा था सामने से, मैंने उसको धक्का दे दिया, उसकी स्पीड भाई कम हो गई या वो रुक ही गया वहां पर। यानी कि मैं स्पीड को बढ़ा सकता हूं, मैं स्पीड को घटा भी सकता हूं। कोई ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जा रहा था, हमने इधर से उसको धक्का दिया, वो इधर की तरफ जाने लग गया, यानी कि मैं उसके मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूं। किसी को एक घूंसा मार दिया भाई साहब, उसका थोड़ा टूट गया, यानी कि हम उसके चेहरे के शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि फोर्स अप्लाई करके बेटा तुम क्या क्या कर सकते हो, आप किसी भी
स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हो और किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकते हो। आप उसकी स्पीड में चेंजेस ला सकते हैं, आप उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज ला सकते हो, साथ ही साथ आप उसके शेप और साइज में भी चेंज ला सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में आपको बताऊं तो जो फोर्स होता है बेटा वो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के बराबर होता है, यानी कि फोर्स इज सिंपली डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो इस पी को बेटा मोमेंटम कहा जाता है। तो यहां पर आप फोर्स को लिख सकते हो डेल्टा एम वी अपॉन डेल्टा टी। देखो ये जो डेल्टा वाला टर्म है, ट्रायंगल वाला ये टर्म, ये रिप्रेजेंट करता है चेंज को, यानी कि जो चीज चेंज हो रही होगी उसी के लिए ये डेल्टा लगाओगे। तो अगर मैं कंडीशन कहूं कि भाई इफ मास इज कांस्टेंट, अगर बेटा मास कांस्टेंट हो तो क्या होगा? देखो अगर मास कांस्टेंट है तो फिर अंदर इसका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि डेल्टा यूज होता है उन क्वांटिटीज के साथ जो चेंज हो रहे हो, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इस मास को बाहर कर देंगे, अंदर बन जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसको मेरे प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, लेकिन बहुत ध्यान रखना ये वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी लगाया जाता है बेटा जब उस ऑब्जेक्ट का मास कैसा हो, कांस्टेंट हो। यानी कि अगर मास कांस्टेंट होगा तभी ये वाला फॉर्मूला वैलिड होगा, अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं होता है। तो सर अगर मास कांस्टेंट ना हो तो क्या होगा? ठीक है, इफ मास इज नॉट कांस्टेंट, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो क्या करोगे? ऐसी कंडीशन में एक बार मास को बाहर करेंगे, ये बनेगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और अगली बार बेटा वी को बाहर करेंगे और ये बनेगा डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि इस बार दोनों चीजें चेंज हो रही है भाई, स्पीड भी चेंज हो रही है और वहां पर मास भी चेंज हो रहा है। तो ऐसे में जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से मॉडिफाई हो जाता है। ये जो एम इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी है इसको तुम फिर से एम ए लिख सकते हो, ठीक है। और ये जो वी डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी है मेरे प्यारे बच्चों, इसको थ्रस्ट फोर्स कहा जाता है। इसको ही हम लोग क्या नाम देते हैं? दिस इज नोन एज थ्रस्ट फोर्स। इस तरह के फोर्स की बात आपसे किया जाएगा जब हम लोग रॉकेट प्रपल्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो जब आप लोग क्लास 11th में आओगे और आपको रॉकेट प्रपल्शन में सिखाऊंगा तो वहां पर आपको यह बात बताया जाएगा कि कोई भी रॉकेट को जब लॉन्च किया जाता है ना, कोई भी रॉकेट को जब लॉन्च किया जाता है तो उसमें ढेर सारा फ्यूल बर्न होता है, ढेर सारी गैसेस बनती हैं, और वो ढेर सारी गैसेस क्योंकि जल करके फ्यूल बर्न होकर के गैस बाहर की तरफ फेंक रहा होता है, तो कंटिन्यूअसली यहां पर जो फ्यूल है उस फ्यूल का जो मास है बेटा वो लगातार कम हो रहा होता है। तो मास इज डिक्रीजिंग विद टाइम होता है किसी भी रॉकेट प्रपल्शन में। क्योंकि मास चेंज हो रहा है इसलिए वहां पर एक थ्रस्ट का भी फोर्स आ जाता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है, जो इसको बर्न करने के मतलब जो इसको उड़ाने के काम में आता है ना। बर्न तो अपने आप फ्यूल हो रहा है, फ्यूल इधर की तरफ जाता है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट का फोर्स लगता है, यानी कि इसको ऊपर उड़ने में ये जो थ्रस्ट वाला फोर्स है ये काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ मोशन की बात करते हैं। बेटा मोशन दो तरीके का हो सकता है, लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन, और दूसरा होता है रोटेशनल मोशन। देखो लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब बहुत ही सिंपल सा है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर आपने एक ही फोर्स लगा रखा है, ठीक है। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ स्टेशनरी रिजिड बॉडी व्हिच इज फ्री टू मूव, बॉडी जो है वो फ्री टू मूव है, द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आपने फोर्स लगाया, बॉडी फोर्स की ही डायरेक्शन में चलना शुरू कर देती है। इस तरह के मोशन को बेटा ट्रांसलेशनल मोशन कहा जाता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो और उस ऑब्जेक्ट का हर एक पॉइंट पैरेलल पाथ पर मूव कर रहा है, जब ये बॉल आगे की तरफ बढ़ेगी बेटा तो ये जो पॉइंट है ये भी इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहा होगा, ये वाला जो पॉइंट है ये भी आगे की तरफ बढ़ रहा होगा, ये वाला जो पॉइंट है ये भी आगे की तरफ बढ़ रहा होगा, ये वाला जो पॉइंट है ये भी आगे की तरफ बढ़ रहा होगा। कहने का मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करे और उस ऑब्जेक्ट का हर एक पॉइंट पैरेलल पाथ में मूव कर रहा हो लाइक दिस, तो इस तरह के मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन कहा जाता है। ये जो डायग्राम में दिख रहा है ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन अगर मैं एक केस ऐसा बता दूं कि भाई एक कोई बॉल थी और ये बॉल इस तरीके के पाथ में मूव कर गई, ये जो बॉल है वो इस तरीके के पाथ में मूव कर गई और बॉल यहां पर पहुंच गई। अब इसका पाथ आप बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर इसका इस वाले पॉइंट को देखो तो ये इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। कोई अगला पॉइंट देखो तो ये वाला जो पॉइंट है वो भी एक पैरेलल पाथ पर ही मूव कर रहा है,
डायग्राम को आप लोग और अच्छे से अपने हिसाब से बना सकते हो, बट मेरे कहने का सेंस यही है कि देखो ये वाला जो पॉइंट था ये भी पैरेलल पाथ पर मूव कर रहा है, यहां वाला जो पॉइंट था बेटा ये भी जो है वो पैरेलल पाथ पर ही मूव कर रहा है। ठीक है, तो अगर कभी भी ऐसा कोई मोशन हो रहा हो जहां पर बॉडी का हर एक पॉइंट एक पैरेलल पाथ पर मूव कर रहा हो, तो उस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। जैसे चेक करो, ये एक बॉडी है और ये बॉडी अगर ऐसे ऐसे जा रही है तो ये तो ट्रांसलेशनल मोशन है ही, लेकिन अगर ये बॉडी ऐसे ऐसे जा रही है तो भी बेटा इसको ट्रांसलेशनल मोशन ही कहा जाता है। इस बात को बहुत ध्यान से अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं फिलहाल इस पॉइंट को हटा रहा हूं यहां से, बट ये लॉजिक आपके दिमाग में बहुत ही ज्यादा क्लियरली, है ना, एकदम क्लियर कंसेप्ट बेटा इस चीज का आपका होना चाहिए। तो सबसे पहला मोशन था आपका ट्रांसलेशनल मोशन, और दूसरा मोशन होता है रोटेशनल मोशन। यानी ऑब्जेक्ट पर आपने एक फोर्स लगाया है और ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट। इसी फिक्स्ड पॉइंट को पाइवट कहा जाता है। सो इफ अ बॉडी इज पाइवटेड एट अ पॉइंट एंड द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एट अ सुटेबल पॉइंट, इट रोटेट्स द बॉडी अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द पाइवट पॉइंट। दिस इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। इसी को फोर्स का टर्निंग या रोटेटिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। इसी तरह के मोशन को रोटेशनल मोशन कहा जाता है। मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या चीज है सर? बेटा कोई एक बॉडी है, इस पॉइंट पर हमने बॉडी को फिक्स कर रखा है तो इसका नाम पाइवट होता है, और कोई एक फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगा दिया बॉडी के ऊपर। अब ये फोर्स क्या करेगा, ये फोर्स इस बॉडी को इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। तो यहां से जो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है r, और ये जो फोर्स F है, इन्हीं दोनों के प्रोडक्ट को बेटा हम लोग बोलते हैं टॉर्क, या इसी को मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। सो मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क इज सिंपली डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the pivot और द लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। पाइवट और लाइन ऑफ एप्लीकेशन जो है, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये जो फोर्स है, इन्हीं दोनों के प्रोडक्ट को बेटा टॉर्क कहा जाता है। टॉर्क को ही मूवमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होता है बेटा, इसका एक डायरेक्शन होता है, और वेक्टर में भी मैं आपको बताऊं ये एक एक्सियल वेक्टर होता है जो कि एक सर्टेन एक्सिस के अबाउट लगता है। यानी कि अगर कोई भी बॉडी इस तरीके से रोटेट हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, तो वो जो टॉर्क होता है बेटा वो आउटवर्ड्स होता है ना। यानी कोई भी बॉडी देखो दो तरीके से घूम सकती है, या तो वो बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज या तो बॉडी घूमेगी, तो उसका जो टॉर्क होगा बेटा वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के केस में क्योंकि बॉडी ऐसे घूम रही है तो इसका जो टॉर्क हो गया वो आउटवर्ड्स हो गया, है ना। टॉर्क का डायरेक्शन किधर की तरफ हो गया, आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स टॉर्क होता है। ठीक है, इसके लिए राइट हैंड रूल आप यूज कर रहे हो। कोई भी बॉडी अगर इस तरीके से घूम रही है तो ये समझ लो क्लॉकवाइज टॉर्क है, क्लॉकवाइज टॉर्क है। और क्लॉकवाइज टॉर्क जो होता है ना, दैट इज इन इनवर्ड्स डायरेक्शन। इनवर्ड्स टॉर्क ये अंदर की तरफ का टॉर्क हो गया, राइट। यानी बॉडी ऐसे घूम रही है तो टॉर्क का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, और अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो टॉर्क का डायरेक्शन बाहर की तरफ है। तो इसको मैं लिख दूं, इट इज आउटवर्ड डायरेक्शन, है ना। इसका जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ होता है, और इसका जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ होता है। ठीक है, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बेटा रखना। अगर टॉर्क बाहर की तरफ है तो इस तरह के टॉर्क को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, और अगर टॉर्क अंदर की तरफ है तो इस तरह के टॉर्क को निगेटिव मानते हैं। यानी साफ सीधी सी बात है, आपने ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जो कि उसको घुमाने की कोशिश कर रहा है, और अगर बॉडी घूम रही है तो या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी या तो क्लॉकवाइज घूमेगी। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, पॉजिटिव होता है। क्लॉकवाइज टॉर्क अंदर की तरफ होता है और निगेटिव होता है। सर इसका यूनिट बता दो। अगर मैं आपको इसका SI यूनिट बेटा बताऊं तो SI यूनिट बड़ा सिंपल है, दैट इज न्यूटन मीटर। अगर मैं आपको इसका CGS यूनिट बता दूं तो CGS यूनिट इसका हो गया बेटा डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, फोर्स के और भी यूनिट होते हैं, आपको पता है, किलोग्राम फोर्स हो गया, ग्राम फोर्स हो गया, तो उनकी भी बात हम लोग आगे कर सकते हैं। फिलहाल डेफिनेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क जिसको कहते हैं, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये बेटा पॉइंट ऑफ रोटेशन
रोटेशन है। ये वाली जो लाइन होती है इसी को लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और ये जो पॉइंट या एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इनके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स के मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट होता है उसी को बेटा टॉर्क कहा जाता है। तो फोर्स के और भी यूनिट्स हैं, मैंने आपसे कहा था कि 1 न्यूटन मीटर जो है, 1 न्यूटन को 10 की पावर 5 डाइन भी कहते हैं, तो ये 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर लिखा जा सकता है। किलोग्राम फोर्स भी फोर्स का यूनिट होता है। 1 किलोग्राम फोर्स जो होता है बेटा वो 9.8 न्यूटन के बराबर है। 1 किलोग्राम फोर्स इज द फोर्स अप्लाइड ऑन 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट बाय अर्थ। 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पर अर्थ जो फोर्स लगाता है वो 9.8 न्यूटन के बराबर है, जो कि उसके अपने वेट के बराबर होता है ना। और यही फोर्स अर्थ अप्लाई करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो 1 किलोग्राम फोर्स मीटर अगर है तो वो 9.8 न्यूटन मीटर होगा। सिमिलरली 1 ग्राम फोर्स जो होता है वो 1 ग्राम के किसी ऑब्जेक्ट पर जो वेट अप्लाई होता है उसको 1 ग्राम फोर्स कहते हैं। और 1 ग्राम फोर्स जो है वो 980 डाइन के बराबर होता है। इसी को हम लोग हंसी मजाक में कहते हैं भैया कि 1 GF इज इक्वल टू 980 डायंस। तो इस बात को ध्यान में अपने रखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 किलोग्राम फोर्स मीटर जो है वो 9.8 न्यूटन मीटर है। 1 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर जो है वो 980 डाइन सेंटीमीटर होता है। देखो बेटा माइंड मैप सीरीज में जब भी टीचर पढ़ाता है उसकी स्पीड थोड़ा जो है फास्ट होती है ना। फास्ट तो ना कहो, मतलब उसकी स्पीड ऐसी होती है कि आपके सामने से हर एक चीज गुजरेगी, ध्यान से आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ आपको सुनना है, हर एक चीज आपको समझ में आएगी, क्योंकि यहां पर मैं सब कुछ बता रहा हूं, कोई भी चीज मैं यहां पर छोड़ने वाला नहीं हूं। ठीक है, तो मूवमेंट या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी कि टॉर्क या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज टॉर्क जो होता है उसमें डायरेक्शन अंदर की तरफ है इसलिए वो नेगेटिव है, एंटी क्लॉकवाइज जो है वो बाहर की तरफ है इसलिए वो पॉजिटिव होता है। फिर बात आई सर कपल क्या है। जब भी बेटा किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हो, एक ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स लगा ऊपर की तरफ, दूसरा फोर्स लगा बेटा दूसरी डायरेक्शन में, इस तरह के जो फोर्सेस होते हैं ये दोनों फोर्सेस मिलकर के बॉडी को एक ही डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं और इस यहां पर एक कपल का फॉर्मेशन होता है। सो टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, यानी कि दोनों फोर्सेस सेम लाइन पर नहीं होने चाहिए, बस दे फॉर्म अ कपल। कपल इज ऑलवेज नीडेड टू प्रोड्यूस अ रोटेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रिवॉल्व कर रहा है, अगर रोटेट हो रहा है तो बेटा 100% वहां पर कपल होगा ही होगा। ठीक है सर, कपल का फॉर्मूला क्या होता है। अगर इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर के बराबर है, इसको भी टाउ से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला इसका भी फोर्स इंटू आर होता है। यानी कि कोई भी एक फोर्स ले लो और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, इसी को हम लोग कपल कहते हैं। ये भी बेटा हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसके पास भी अपना डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन वही है जो हम लोगों ने पीछे अभी सीखा है टॉर्क के केस में। इसके अलावा इसका भी यूनिट देखोगे तो न्यूटन मीटर होगा, या फिर इसका भी यूनिट डाइन सेंटीमीटर होगा। 1 न्यूटन मीटर जो है वो 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर के बराबर होता है। फिर कह रहे हैं व्हेन इक्विलिब्रियम क्या है सर। इक्विलिब्रियम का मतलब सिंपल सा है, किसी एक ऑब्जेक्ट पर बेटा नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हो, ढेर सारे फोर्सेस लग रहे हो, लेकिन उन सारे फोर्सेस का जो टोटल सम है वो 0 के बराबर है। सारे जो टॉर्क लग रहे हैं, सभी टॉर्क का जो सम है वो 0 के बराबर है। तो ऐसे में हम लोग कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के स्टेट में किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा। देखो मोशन दो ही तरीके का था, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल। ट्रांसलेशनल मोशन बेटा प्रोवाइड करता है फोर्स और रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करता है टॉर्क या फिर कपल। यानी कि अगर फोर्स भी 0 हो जाए तो ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, यानी कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट अगर 0 हो जाए, है ना, ये तो टॉर्क मैंने लिख दिया। अगर सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट 0 हो जाए, सिमिलरली सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट 0 हो जाए, ये दोनों अगर 0 हो जाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। देखो फोर्स के 0 होने से देयर विल बी नो ट्रांसलेशनल मोशन, क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन कौन प्रोवाइड करता है बेटा, वो सिंपली जो है फोर्स प्रोवाइड करता है, नो ट्रांसलेशनल मोशन, राइट। और अगर टॉर्क 0 हो गया तो देयर विल बी नो रोटेशनल मोशन। अब अगर ट्रांसलेशनल मोशन भी नहीं हो रहा है, रोटेशनल मोशन भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो रेस्ट में बना रहेगा, अगर वो मोशन में था तो मोशन में बना रहेगा। यानी कि उसके स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन में किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा। इसी कंडीशन को इक्विलिब्रियम कहते हैं। सो व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी प्रोड्यूसेस नो चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ लीनियर और रोटेशनल मोशन, द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की बेटा सिर्फ और सिर्फ यही दो कंडीशंस होती हैं, टोटल फोर्स और टोटल टॉर्क जो है बॉडी पर 0 होना चाहिए। इक्विलिब्रियम के दो बेसिक टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप है आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी कि जो बॉडी रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही बनी रहे तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। जो बॉडी
कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, यानी कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है और वो यूनिफॉर्म मोशन में ही बना रहे तो उसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। और दोनों ही केसेस में बेटा टोटल फोर्स भी जीरो है और टोटल टॉर्क भी जीरो है। इस बात को ध्यान रखिएगा, दोनों ही केसेस में फोर्स और टॉर्क दोनों ही जीरो हैं। अगर बॉडी रेस्ट पर थी, रेस्ट पर ही बनी रहे इन फोर्सेस के लगने के बावजूद, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो तराजू का जो केस हो गया, या किसी बॉडी पर दो इक्वल अपोजिट फोर्सेस लगा दो या चार इक्वल अपोजिट फोर्सेस लगा दो, मैं कह रहा हूं ऊपर नीचे भी फोर्स तुम लगा दो, बट ये दोनों फोर्सेस भी आपस में बराबर हो, तो ऐसी कंडीशन में भी बेटा क्या होगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा। फिर बात करते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो भी बेटा उसका जो एक्सेलरेशन होता है जीरो होता है। बहुत ध्यान से इस बात को समझना, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो भी बेटा चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा, यानी एक्सेलरेशन जीरो होगा। और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो मेरे प्यारे बच्चों फोर्स भी जीरो हो जाएगा। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और वो मूव करता रहे फोर्स लगने के बाद भी, तो उसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। जैसे एरोप्लेन का जो फोर्स होता है, ठीक है, एरोप्लेन के केस में एरोप्लेन का जो वेट है ना, एरोप्लेन का जो वेट है और इसके ऊपर जो थ्रस्ट का फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ द थ्रस्ट, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से कांस्टेंट वेलोसिटी से ये जो एरोप्लेन है वो ऊपर की तरफ उड़ता रहता है। सिमिलरली कोई भी बारिश के टाइम में जो पानी की बूंद नीचे की तरफ गिर रही होती है, तो पानी की बूंद का जो वेट है वो नीचे की तरफ लगता है और यहां पर एक विस्कस फोर्स आ जाता है बेटा, वो फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, जिसको आप एयर का फ्रिक्शन कह लो, ड्रैग फोर्स कह लो, आपके ऊपर है, इसके नाम कई सारे हैं, है ना, ड्रैग फोर्स आप कह सकते हो। वो जो ड्रैग फोर्स या एयर का फ्रिक्शन है और जो वेट है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से इस पानी की बूंद की जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, यानी कि जो पानी की बूंद है वो भी हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम में ही कहलाता है। फिर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम में दो ही है, टोटल फोर्स जीरो होना चाहिए, साथ ही साथ टोटल टॉर्क जो है वो भी जीरो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब यहीं पर आता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स ये कहता है कि बॉडी पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, कुछ फोर्सेस बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जैसे अगर ये झूले को देखो तो ये जो बच्चे हैं ये क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेंगे और ये वाले जो बच्चे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेंगे। तो बेटा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कहता है कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है ना, तो ऐसे में सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट आपस में बराबर होना चाहिए, यानी कि जितना क्लॉकवाइज मूवमेंट ये प्रोवाइड करेंगे उतना ही एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ये भी प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइडेड द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, यानी कि बॉडी का इक्विलिब्रियम में होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स इज ऑलवेज अप्लाइड फॉर द बॉडी विच इज इन इक्विलिब्रियम, यानी कि टोटल फोर्स भी जीरो होगा और टोटल टॉर्क भी यहां पर जीरो होगा। तो जो क्लॉकवाइज मूवमेंट दे यानी क्लॉकवाइज टॉर्क दे, जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे, दोनों का जो टॉर्क है मेरे प्यारे बच्चों वो बराबर होना चाहिए। अगला, सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहां पर उसके टोटल वेट को कंसंट्रेटेड माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो किसी भी बॉडी को बेटा ढेर सारे पॉइंट से मिला करके बनाया जाता है, यानी ढेर सारे पार्टिकल से मिला करके बॉडी को बनाते हैं। हर एक पार्टिकल का अपना अपना वेट होगा, ये आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। हर एक पार्टिकल की वजह से जो भी यहां पर टॉर्क डेवलप हो रहा है, वो टॉर्क अगर आप देखो तो W1, W7, W3, W2 है ना, ये वाले जो चार के चार वेट है ये सब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि W5, W6, W8 जो है वो क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है। ये W4 क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही पास होगा तो ये टॉर्क यहां पर नहीं दे पाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही जीरो हो गया मेरे प्यारे बच्चों, है ना। अब यहां पर देखो ये चार फोर्सेस हैं जो एंटी क्लॉकवाइज दे रहे हैं, ये जो है क्लॉकवाइज दे रहा है, तो इस पूरी बॉडी पर कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जिसके अबाउट टोटल टॉर्क जीरो होगा, उसी पॉइंट को बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट अबाउट विच अलजेब्राइक सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द वेट ऑफ ऑल पार्टिकल्स कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी इज जीरो, यानी कि पूरे बॉडी का वो पॉइंट जिसके अबाउट मूवमेंट ऑफ फोर्स हर एक पार्टिकल का जीरो के बराबर हो जाए, इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ लो वो पॉइंट हो गया जहां पर बॉडी के
टोटल वेट को कंसंट्रेटेड माना जा सकता है ना। 2 पॉइंट्स यहां पर इंपॉर्टेंट है, वो 2 पॉइंट बहुत ध्यान से सभी लोग समझिएगा। द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इन अ गिवन मास डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द बॉडी, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल्स, इट चेंजेस इफ द बॉडी इज डीफॉर्म्ड। यानी कि किसी भी बॉडी को अगर आप डीफॉर्म करोगे तो उसके अंदर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा हैवी मास या हैवी वेट की तरफ होता है। जिधर की तरफ ऑब्जेक्ट का वेट बढ़ेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा उसी की तरफ बेटा होगा। ठीक है, एग्जांपल क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर। जैसे अगर कोई भी एक यूनिफॉर्म वायर है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो इसके अपने मिडिल पॉइंट पर होता है। लेकिन इसी यूनिफॉर्म वायर को अगर आप ऐसे जोड़ करके, ऐसे मोड़ करके, है ना, ऐसे मोड़ करके अगर एक सेमी सर्कल वायर में कन्वर्ट कर दो तो इस बार जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इसके इस मिडिल पॉइंट से, ये मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट से थोड़ा ऊपर की तरफ खिसक जाता है, यहां कहीं पर आ जाता है। और ये डिस्टेंस मैं आपको बताऊं, ये डिस्टेंस 2r/π के बराबर होता है। ठीक है, r क्या हो गया, r इसका रेडियस हो गया। अभी तक क्या था, इसका लेंथ l के बराबर था, है ना, लेंथ l था, वही लेंथ l अभी भी इसके बराबर होगा, है ना। यानी कि मैं इसी लेंथ l को बेटा क्या बोल सकता हूं, बहुत ध्यान से समझना, मैं उसको πr बोल सकता हूं। πr क्यों बोला, क्योंकि जो रॉड था जिसका लेंथ l था उसी को तो मोड़ करके सेमी सर्कल बनाया है ना। तो ये तुम्हारा r जो है ये बन जाएगा l/π के बराबर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप इसको याद कर सकते हो कि अगर सेमी सर्कुलर वायर है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो डायमीटर से 2r/π डिस्टेंस पर होता है और r यानी रेडियस की वैल्यू l/π के बराबर वहां पर हो सकती है। अगला पॉइंट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज लाई विद इन द मटेरियल ऑफ द बॉडी। जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा इसकी तरह अंदर ही हो सकता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां हवा पर हो, है ना। इस तरीके से भी बेटा पॉसिबल है, हो सकता है। अब देखो अलग अलग सिस्टम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होता है, किसी भी रॉड में मिडिल पॉइंट पर, क्यूब में डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पर, स्क्वायर प्लेट रेक्टेंगल में डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पर, ट्रायंगल में बेटा मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट पर। मीडियन वो लाइन होती है जो अपोजिट वर्टेक्स को सामने वाली जो साइड है उसके मिडिल पॉइंट से ज्वाइन करती है ना, ये मिड पॉइंट है, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन को मीडियन कहते हैं। मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है, जो कि एक दूसरे को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है ना। यानी अगर ये टोटल लेंथ मान लो h के बराबर है तो ये वाली जो हाइट है वो 2h/3 होगी और ये वाली जो हाइट है वो h/3 के बराबर होगा। यानी कि 2:1 के रेशियो में मीडियन एक दूसरे को डिवाइड करता है। फिर अगर कोई भी बेटा सॉलिड सिलेंडर है तो उसके मिडिल पॉइंट पर होगा, सर्कुलर डिस्क है, कोई भी सर्कुलर रिंग है ना, तो उसके सेंटर पर होगा, हॉलो सर्कुलर डिस्क है तो भी सेंटर पर होगा। लेकिन अगर सेमी सर्कुलर डिस्क है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर डिस्क है बेटा, डिस्क का मतलब क्या होता है, सेमी सर्कुलर डिस्क का मतलब उसका ये वाला जो एरिया है ये एरिया भी कंसीडर्ड है, तो ऐसे में डायमीटर से 4r/3π हाइट पर होता है, 4r/3π हाइट पर। लेकिन अगर वो सेमी सर्कुलर रिंग है यानी कि केवल और केवल इतना पोर्शन कंसीडर्ड है, अगर केवल रिंग की बात हो रही है तो उसके डायमीटर से 2r/π डिस्टेंस पर होता है, वही 2r/π मैंने वहां पर लिखा था। लेकिन अगर कोई भी थिन हॉलो सिलेंडर होता है, कोई भी इस तरीके का थिन हॉलो सिलेंडर होता है ना, थिन हॉलो सिलेंडर होता है लाइक दिस, तो मेरे प्यारे बच्चों इसके मिडिल पॉइंट पर होता है। सॉलिड कोन है तो वर्टेक्स से 3l/4 पर होगा, 3h/4 है एक हिसाब से, देखो ये इसका हाइट है, ये बात ध्यान रखना। हॉलो कोन है तो इसके वर्टेक्स से 2l/3 यानी 2h/3 पर है, सॉलिड स्फीयर के मिडिल पॉइंट पर है। सॉलिड हेमी स्फीयर अगर है तो 3r/8 पर होता है, और हेमी स्फेरिकल शेल अगर है बेटा तो ये r/2 पर होता है। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सभी लोग सुनना और समझना और अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। अलग अलग सिस्टम के लिए आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग पॉइंट पर होता है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अलग हट जा रहा हूं, ठीक है, और ये आपके दिमाग में सारी चीजें होनी चाहिए। फिर बात आता है सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, जब वो यहां था तो भी स्पीड u थी, जब वो यहां पर पहुंचा है तो भी उसकी स्पीड u के बराबर है, जब वो यहां पहुंचा तो भी उसकी स्पीड u के बराबर है। यानी कि ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए बेटा डायरेक्शन लगातार चेंज करनी ही पड़ती है। डायरेक्शन देखो लगातार बदल रही है, 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 बदल रही है ना। यानी कि अगर स्पीड कांस्टेंट हो बट डायरेक्शन चेंजिंग हो, वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप सीधे सीधे कह सकते हो कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट नहीं है। डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट।
डायरेक्शन जो है वो नॉट कांस्टेंट है, और बेटा अगर डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है तो वेलोसिटी भी 100% कांस्टेंट नहीं ही होगी। इस तरह के मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। देखो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब कोई ना कोई एक्सेलरेशन वहां पर होना चाहिए, और बेटा यहां पर हमेशा एक एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ, और इसी एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। जब पार्टिकल यहां पर था तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ, जब वो यहां पहुंचा तो अगेन सेंटर की तरफ, जब वो यहां पहुंचा तो अगेन सेंटर की तरफ। लेकिन बहुत ध्यान से देखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा सेंटर की ही तरफ होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो स्पीड का स्क्वायर अपॉन रेडियस के बराबर होता है। यूनिट इसका वही मीटर पर सेकंड स्क्वायर या सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट है, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का खुद का जो डायरेक्शन है वो चेंजिंग है। जब पार्टिकल यहां था तो इधर की तरफ था, जब पार्टिकल यहां पहुंचा तो इधर की तरफ, जब पार्टिकल यहां पहुंच रहा है देखो इधर की तरफ। यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में भी ये पॉइंट बड़ा क्लियर होना चाहिए कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन इसकी भी जो डायरेक्शन होती है वो चेंजिंग होती है, वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ होता है। वैल्यू उसका v स्क्वायर अपॉन r के बराबर होता है। कह रहे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। देखो बेटा, जब यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की तुम बात करते हो तो ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है और उसका जो वेलोसिटी है वो दोनों बराबर है और दोनों ही कांस्टेंट होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव कर रहा है। लेकिन जब बात यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जाती है तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन और वेलोसिटी जो है बेटा वो कांस्टेंट नहीं है। यही दोनों के बीच का फंडामेंटल डिफरेंस होता है। क्लियर है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है, लेकिन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन जो है वो अनएक्सेलरेटेड होता है, क्योंकि वेलोसिटी यहां पर कांस्टेंट है, इसलिए यहां पर एक्सेलरेशन जीरो है। इसके कंडीशन में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है, इसके केस में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है जो कि हमेशा सेंटर की तरफ होता है। अब बात आई सर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या चीज है? बेटा सिमिलर वही पॉइंट आ गया, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पर है तो कंटिन्यूअसली उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, और उस डायरेक्शन को चेंज करने का काम सेंट्रीपिटल फोर्स करता है, जो कि हमेशा उसके सेंटर की ही तरफ होता है। ऑब्जेक्ट का मास m है, वो v स्पीड से इधर की तरफ घूम रहा है, r रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो ऐसे में जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, विच इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना। F बराबर ma होता है, तो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हो गया m v स्क्वायर अपॉन r के बराबर। मेरे प्यारे बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स इज the only requirement for an object to move in circular path। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में घूमना चाहता है तो उसकी जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन लगातार चेंज होगा, और उसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करने का काम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन करता है, जो कि हमेशा सेंटर की तरफ होता है। इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो लगातार चेंज हो रहा है। और एक अगला पॉइंट जो बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी लगता नहीं है। ऑलरेडी जो फोर्सेस वहां पर लगे हुए हैं जो सेंटर की तरफ हो, वही सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, वही सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। यानी कि तुम कभी ये नहीं कहोगे कि भैया ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग गया, नहीं। जो पहले से ऑलरेडी जो लगा हुआ फोर्स है उसमें से जो फोर्स सेंटर की तरफ हो वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये बात 11th में ज्यादा अच्छे से समझोगे, बट अभी फिर भी मैं तुमको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लो एक कोई बेटा सिंपल पेंडुलम है जिसमें एक रस्सी है और उस रस्सी को हमने एक पार्टिकल बांध दिया रस्सी के एंड पर, और उस पार्टिकल को मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं, तो ये पार्टिकल ऑब्वियस है किस मोशन में आ गया, सर्कुलर मोशन में। तो आप ये नहीं कहोगे कि सर यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ना 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 ना। आप देखो यहां पर पहले से कौन कौन से फोर्सेस हैं। सबसे पहला फोर्स है ऑब्जेक्ट का वेट जो कि नीचे लगेगा, दूसरा है रस्सी का टेंशन। अगर रस्सी को यूज किया बेटा तो रस्सी में टेंशन जरूर होगा, तो ये जो टेंशन का फोर्स है, क्योंकि ये टेंशन का फोर्स सेंटर की तरफ है, अगर मैं आपको यहां पे ध्यान से बताऊं तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर। बेटा सेंटर की तरफ अगर मैं टोटल फोर्स आपसे पूछूं तो बहुत ध्यान से देखो, आप कहोगे सर mg,
नीचे की तरफ है, टेंशन था सेंटर की तरफ सर, तो T माइनस mg इज द नेट फोर्स विच इज टुवर्ड्स द सेंटर। अगर इसकी वैल्यू मान लो 10 न्यूटन के बराबर है, इसकी वैल्यू मान लो 8 न्यूटन के बराबर है, तो आप कहेंगे सर 2 न्यूटन का फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है। और मेरे प्यारे बच्चों, ये वही 2 न्यूटन है जो सेंट्रीपिटल है ना। यानी कि तुम यहां पर लिखोगे ये जो T माइनस mg है यही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। और क्लास 11th में सिखाया जाता है कि इसी T माइनस mg को लिख देना mv स्क्वायर बाई r के बराबर। यानी कि मैं चाहता हूं अभी से तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी लगाया नहीं जाता है, पहले से जो फोर्सेस लगे हैं यानी T और mg जो पहले से लगे हैं उसमें से जितना सेंटर की तरफ है वही सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। यानी कि T माइनस mg जो है वो mv स्क्वायर अपॉन आर यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। अगला फोर्स है सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट जब सेंट्रीपिटल फोर्स पर होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में होता है तो उस ऑब्जेक्ट पर जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। लेकिन घूमने वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई चीज बैठ जाए या उसके अंदर कोई चीज बैठ जाए या कोई चीज चिपक जाए उसके ऊपर, तो अब जो फोर्स लगेगा वो सेंट्रीफ्यूगल है। कैसे समझाएंगे सर? देखो बेटा, मान लो ये सर्कुलर पाथ है, ये एक रस्सी है, ये जो एक कोई भी मान लो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये सिंपल पेंडुलम था जिसको हमने ऐसे ऐसे घुमा दिया, ठीक है जी। तो ये जो पार्टिकल है जिसको बॉब कहा जाता है, इस बॉब पर जो फोर्स लगेगा वो किधर की तरफ? वो सेंटर की तरफ लगेगा। और वो फोर्स कौन सा है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। सर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता नहीं है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। यानी कि T माइनस mg की बात मैं कर रहा हूं, मैं पीछे समझा चुका हूं, T माइनस mg ही सेंट्रीपिटल है। यानी कि ये जो पॉइंट मैंने लिखा है ना, ये मैं T माइनस mg की ही बात कर रहा हूं। यानी कि इस बॉब पर जो नेट फोर्स सेंटर की तरफ होगा वो सेंट्रीपिटल है। सबको बात समझ में आया? लेकिन अगर इस बॉब के ऊपर कोई चीज चिपक जाए, मान लो कोई मच्छर बैठा हुआ है उस बॉब के ऊपर, कोई मक्खी बैठी है, या एक पुट्टी का छोटा सा बूंद था वो इस बॉब के ऊपर चू गया, है ना, यानी कि वो पुट्टी जाकर के इस पे चिपक जाएगी। अब इस पुट्टी पर कौन सा फोर्स लगेगा? तो बेटा जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा था उस पर सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स था वो सेंट्रीपिटल है। लेकिन ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट जो इसके अंदर रखा है या इसके ऊपर चिपका हुआ है, उस पर जो फोर्स लगता है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा बाहर की तरफ लगता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है उस ऑब्जेक्ट पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। लेकिन उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई बैठ जाए, चिपक जाए, या उसके अंदर कोई जाकर के बैठ जाए तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो आउटवर्ड्स फोर्स होगा। और इस तरह के फोर्स को मेरे प्यारे बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जो बड़ा वाला झूला होता है, इस बड़े वाले झूले को क्या बोलते हैं? जाइंट व्हील ऐसा कुछ करके इसका नाम होता है, आई थिंक, है ना। अब ये जो एक केबिन है, इस केबिन के अंदर 2 लोग बैठते हैं, एक आदमी इधर बैठेगा एक इधर बैठेगा, क्लियर है ना, एक इधर बैठेगा एक इधर बैठेगा, राइट। ये जो केबिन है बेटा, इस केबिन पर जो फोर्स लगेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, राइट। लेकिन यहां पर जो अंदर बैठे हैं भाई साहब, यहां पर जो अंदर बैठे हैं भाई साहब, इन दोनों लोगों पर जो फोर्स लगेगा, इन पर और इन पर जो फोर्स लगेगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो मैंने आपसे यही बात बताया कि जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है उस पर सेंट्रीपिटल लगता है, लेकिन उसके अंदर अगर कोई बैठा है या उसके ऊपर कोई चिपका है ना, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड्स होता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू में अगर आपको बताऊं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पहले तो इन दोनों आदमी पर लगेगा। इनका मास अगर मान लो कुछ m डैश के बराबर है तो बेटा m डैश इंटू एक्सेलरेशन वही होगा, यानी कि v स्क्वायर बटे r के बराबर, ठीक है। v क्या था? v इस कैबिनेट का स्पीड था और r इसका रेडियस था। यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की अगर मैं आपको बात बताऊं तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई r होता है, सबको पता है। इसकी स्पीड कितनी है सर? v के बराबर। इसका रेडियस कितना है? r के बराबर। तो वही था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट। लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसमें ध्यान रखना मास किसका होगा? उसमें मास होगा इस पर्सन का जिस पर लग रहा है। यहां पर मैं कहूं कि इस बॉब का मास m था, रेडियस r है, बॉब की स्पीड v के बराबर है, तो अगर मैं इस बॉब पर सेंट्रीपिटल फोर्स पूछूं कितना है तो आप कहेंगे सर mv स्क्वायर बाई r के बराबर। लेकिन मैं कहूं ये जो ग्रीन कलर की जो पुट्टी चिपकी हुई है इस पुट्टी पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है तो आप कहेंगे सर पुट्टी का कुछ मास अलग होगा, पुट्टी का मास सर m डैश होगा। तो सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू होगी सर m डैश v स्क्वायर बाई r के बराबर, m डैश v स्क्वायर बाई r के बराबर। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर लगते हैं, एक ऑब्जेक्ट पर नहीं लगता है। जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा था उस पर सेंट्रीपिटल लगा, ठीक है, उसके अंदर या उसके ऊपर जो चिपका था उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा है। तो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, ये था आपका सबसे पहला चैप्टर, जिसको हम लोगों ने लगभग 38 मिनट में, 38 मिनट्स में हम लोगों ने पूरी तरीके से रिवाइज किया है। तो सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना कि ये जो क्विक रिवीजन था, क्या इस चैप्टर का पूरा निचोड़ आपके दिमाग में सेट हुआ है ना। इस चैप्टर के सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। अब तुम्हें सिर्फ क्या करना है, तुम्हें इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। अगला वीडियो फिजिक्स का आपको अगले वीक आपको मिलेगा, नेक्स्ट वीक मिलेगा। तो इस आज के दिन से, जब से आपने ये वीडियो देखा है और अगले वीक तक, जब तक आपको अगला वीडियो ना मिल जाए, तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको इस चैप्टर के रोज 10 न्यूमेरिकल्स करने हैं। आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है, उस रेफरेंस बुक से डेली 10 न्यूमेरिकल्स ईमानदारी से बेटा सॉल्व करो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। जरा भी डाउट हो, इस लेक्चर को 2 बार 3 बार रिवाइज करना। सिर्फ 38 मिनट का है, और अगर आप स्पीड बढ़ाकर देखेंगे तो शायद 25-26 मिनट में ही हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस। लेकिन हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। मैं आप सभी के कमेंट्स का वेट करूंगा। लव यू ऑल।